भाई लेनोवो ने अपने लोग के इतने सारे वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए। अब भाई जितने वेरिएंट लॉन्च करोगे उतने कमेंट आएंगे हमारे पास। और अभी रिसेंटली लोग सीरीज के अंदर लोगों को ना एक मदरबोर्ड डेड का इशू बहुत ज्यादा फेस हो रहा है। मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट्स भी आए थे, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और आज हमारे पास मोस्ट डिमांडेड i5 13450 HX RTX 3050 6GB वाला वेरिएंट। पहले बॉक्स कंटेंट देख लो, तो बॉक्स तो बिल्कुल अपना पहले जैसा है। एंड बॉक्स कंटेंट की बात करें तो एक मिलता है हमें अपना लैपटॉप, ढेर सारी पुस्तकें, और इस थैले में निकलता है भाई एक अपनी पावर कॉर्ड और एक अपना पावर अडेप्टर 170 वोल्ट्स का। ये हर लोग के अंदर सेम ही मिलता है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्रोसेसर है इसके अंदर i5 13450 HX 10 कोर 16 थ्रेड्स के साथ, जिसमें से 6 परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं हमें और 4 अपने एफिशिएंसी कोर्स हैं। ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर RTX 3050 6GB VRAM वाला और 95 वोल्ट की मैक्सिमम TGP है इसकी। रैम है इसके अंदर 16GB की सिंगल चैनल DDR540 800 मेगाहर्ट्ज वाली, जिसे तुम मैक्सिमम 32GB तक अपग्रेड कर सकते हो। मतलब एक स्टिक में लगी हुई है 16GB की, एक स्टिक में और लगा देना। एंड स्टोरेज के लिए इसके अंदर 512GB की एक Gen 4 SSD, रीड एंड राइट स्पीड देख सकते हो कैसी मिलती है हमें। और भाई SSD भी अपग्रेड करनी हो तो 2 स्लॉट है इसके अंदर, एक फुल साइज और एक छोटे वाला। पर स्लॉट 1TB तक आराम से अपग्रेड हो जाएगी। 2TB भी हो सकती है, बट 1TB तक तो ऑफिशियली मेंशन्ड है, तो वो तो हो ही जाएगी। और कनेक्टिविटी के लिए भाई Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.2 और हाँ MS Office भी है इसके अंदर, प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। साथ ही साथ 3 महीने का Xbox गेम पास भी मिलता है भाई। तो बिल्कुल सेम डिजाइन है, कोई डिफरेंस नहीं है। कलर से लेके ब्रांडिंग से लेके हर चीज। टॉप लिड पे अपनी Lenovo और लोग की ब्रांडिंग है भाई। पीछे की साइड में एग्जॉस्ट वेंट और पोर्ट्स मिलते हैं, नीचे मिलता है हमें कुछ वेंट्स, यहाँ 2 पंखे लगे हुए हैं इसके और 2 डाउन फायरिंग स्पीकर भी पीछे फिट है। बाकी लेफ्ट साइड बिल्कुल प्लेन है और राइट साइड पे थोड़े बहुत पोर्ट्स दे रखे हैं। और पूरा लैपटॉप पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है, एक हाथ से ओपन करना चाहो तो आराम से हो जाता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हिंज भी इसका काफी ज्यादा स्टेबल है, जितनी बार भी तुम ओपन क्लोज करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट वॉबलिंग करती है डिस्प्ले। फ्लेक्स की बात करें तो अपर लिड में हल्का फुल्का फ्लेक्स है हमारे पास, बट इतना ज्यादा नहीं लगा मेरे को। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी डिसेंट है, मतलब प्लास्टिक बॉडी के हिसाब से बहुत ज्यादा भी नहीं है। वेट भी सेम 2.6 kg का, ये भी चार्जर के साथ 3 किलो का हो जाएगा। अब डिस्प्ले अपनी पूरी 180 डिग्री रोटेट हो जाती है। लेटा दो भाई साहब एकदम अच्छे से। इंटेल आर्क वाले मॉडल के रिव्यू में बताया था, वो वीडियो काफी डिटेल्ड रिव्यू है, तो उसको जरूर देख लेना। इस वीडियो के बाद काफी सारी ऐसी चीजें बताई हैं उस वीडियो में मैंने, जो भाई जनरली कहीं पर भी तुमने नहीं सुनी होगी। पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पे हमारे कोई पोर्ट नहीं दे रखा, बिल्कुल प्लेन है, हाईवे बना हुआ है बिल्कुल। राइट साइड पे हमारे पास एक USB-C 3.2 Gen 2 वाला पोर्ट। इसके अंदर DP 1.4 और 140 वोल्ट तक पावर डिलीवरी का भी सपोर्ट है। मतलब कोई अगर 140 वोल्ट तक का चार्जर है तो वो इसे चार्ज कर देगा ट्रैवलिंग वगैरह में। और फाइल ट्रांसफर तो तगड़ी हो ही जाएगी। एक प्राइवेसी शटर, एक हेडफोन माइक जैक कॉम्बो और एक अपना USB Type A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट। एंड पीछे की साइड भी एक USB Type A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट मिलता है, एक HDMI 2.1 का पोर्ट, एक RJ45 LAN पोर्ट, एक और USB Type A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट और एक अपना पावर इनपुट का पोर्ट। तो RGB कीबोर्ड मिलता है हमें 3050 वाले वेरिएंट में। फुल लेवल की ब्राइटनेस इसके अंदर हमें मिलती है, तो टाइपिंग वगैरह वाले कोई भी काम करो जबरदस्त तरीके से हो जाएंगे। बाकी हमें शॉर्टकट्स भी बहुत सारे मिलते हैं फंक्शन कीज पे। एंड एक डेडिकेटेड अपना माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट का बटन भी मिलता है। ट्रैकपैड भी बड़ा और क्लिकी है, फीडबैक बढ़िया मिलेगा तुम्हें, जेस्चर वगैरह सब चीजें सपोर्टेड है, क्वालिटी बढ़िया है एकदम। अपने इस लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वो 100% एंटी घोस्टिंग को सपोर्ट करता है और इसकी जो की कैप्स है वो स्वैपेबल है। और वो चीज कैसे होती है तो वो मैंने लास्ट वाली वीडियो में डिटेल में बताया था, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि चेक जरूर कर लेना भाई। तो Lenovo Vantage वाले सॉफ्टवेयर से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं भाई। यहाँ पर आओ, प्रोफाइल बनाओ अलग अलग एंड यहाँ से ब्राइटनेस कंट्रोल कर लो। 2 लेवल की ब्राइटनेस मैक्सिमम में मिलती है। एंड यहाँ पर हमारे पास अलग अलग इफेक्ट्स है, स्टैटिक, ब्रीथ, एक वेव राइट और एक वेव लेफ्ट। मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट्स नहीं है बट ठीक है। इसके अलावा अपने हिसाब से भी हर जोन को कस्टमाइज करना चाहो तो वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अलग अलग रंग दे दो भाई सारे जोन्स को, तो अपने हिसाब से एक अलग सा जोन बन जाएगा। यहाँ पर हमें सबसे ऊपर थर्मल मोड मिल जाते हैं, यहाँ पर अलग अलग थर्मल मोड में एडजस्ट कर सकते हो और एक कस्टम मोड भी मिलता है। एंड इसके अंदर अगर हम फैन स्पीड को चाहें तो वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। एंड अगर परफॉर्मेंस में जाओगे तो अपने हिसाब से CPU GPU को कितनी पावर देनी है वो भी तुम कस्टमाइज कर सकते हो। तो अंडर वोल्टिंग वगैरह के भी काम आ जाएगा, टेम्परेचर्स बेसिकली मेंटेन हो जाते हैं इससे। या फिर अगर इस पे टिक कर दोगे तो ये बिल्कुल ही फुल पावर पे चला जाएगा, मतलब परफॉर्मेंस मोड से भी ज्यादा खतरनाक वाला मोड है ये। एंड हर थर्मल मोड के हिसाब से अपनी ये लाइट भी चेंज होती है। बाकी नेटवर्क बूस्ट और यहाँ से हमारा मक स्विच काम करता है भाई। हाइब्रिड मोड पे रखोगे तो ऑटोमेटिक काम करेगा, या फिर डेडिकेटेड ग्राफिक पे भी रख सकते हो, या फिर इंटीग्रेटेड पे भी करना चाहो तो बैटरी बचाने के लिए यहाँ पे भी कर सकते हो। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंचेस की FHD 1080p IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है इसमें, वही नॉर्मल 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। NVIDIA G-Sync भी सपोर्टेड है इसके अंदर और मैक्सिमम 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। एंड कलर गैमेट जबरदस्त है भाई, 100% sRGB मिलती है हमें इस प्राइस के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल चीज है। बट हाँ HDR का सपोर्ट नहीं है इसके अंदर। तो मतलब डिस्प्ले ऐसी है कि कलर्स ऐसे मस्त मस्त निकाल के आएगी ना, तुम कोई भी कलर एक्यूरेसी, कलर ग्रेडिंग वाले काम इसके अंदर कर सकते हो। कंटेंट कंजम्पशन भी करते हो तो भाई मजा आ जाएगा ऐसे मूवी देखने में, क्योंकि कलर्स एकदम बढ़िया वाले मिलेंगे। और वेबकैम है इसके अंदर 1080p वाला, जो हमने 60,000 के अंदर जो 2050 और इंटेल आर्क वाले
वेरिएंट्स रिव्यू करते हैं, उनमें 720 भी था, तो मतलब ऐसे पैसे बढ़ा दिए तो 1080p देख रहे हो। क्वालिटी कुछ ऐसी है, एक्सपोजर वगैरह भी ठीक बैलेंस कर लेता है ये, और लग रही है भाई 1080p के लेवल की। बाकी माइक भी इसी का यूजर है, तो मुझे बताना कि माइक की आवाज कैसी है। सुंदर सुंदर चेहरा आ रहा है और अभी सही बताऊं, पंखा उंखा इतना ज्यादा तेज चल नहीं रहा है, हल्का फुल्का एसी चल रहा है, तो उस हिसाब से अच्छी ही आ रही होगी मेरे हिसाब से। और यार तुम लाइक सब्सक्राइब नहीं मारते यार, ऐसे मत करो भाई, कर दिया करो यार, बुरा लगता है जब तुम ऐसे काम निकाल के चलते बनते हो। बाकी स्पीकर इसके अंदर हमें 2 मिलते हैं, डाउन फायरिंग 2 वोट्स के आउटपुट वाले। तो लोक सीरीज के सभी वेरिएंट्स में तुम्हें सेम ही स्पीकर मिलते हैं, एंड मैं इनको अबव एवरेज ही कह सकता हूं, क्योंकि लाउडनेस अच्छी है और कोई डिस्टोर्शन नहीं है। बाकी ऐसे कोई बेस वेस तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी नाइमिक का भी इसके अंदर डला हुआ है सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर जाके अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हो साउंड को। भाई तुम हेडफोन वगैरह लगाते हो तो गेमिंग वगैरह के अंदर भी काफी सारी चीजें चेंज कर सकते हो। तो सेटिंग बैटरी मिलती है इसके अंदर हमें 60 वॉट आवर्स की। अगर बैकअप निकालना है तो रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज करके, कीबोर्ड बैकलाइट बंद करके, ब्राइटनेस 50-60% कर लेना, IGP मोड पे इसे चलाना और बैटरी सेवर भी ऑन कर लेना। और फिर जब अगर तुम नॉर्मल टास्क पे इसे चलाओगे तो ये 2-3 घंटे का बैकअप दे देगा। मतलब पूरी पढ़ाई करके आने के बाद तुम्हें डिग्री देगा गेमिंग लैपटॉप है ना, जाती इसकी ऐसी है, बैकअप तो देना ही नहीं होता इन्होंने। बाकी यूसेज पे भी डिपेंड है, वेरी कर सकता है बैकअप। तो यार अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने कुछ बेंचमार्क रन करे। सिनेबेंच R23 का स्कोर तुम देख सकते हो यहाँ पर। सिनेबेंच 2024 के अंदर हमें कुछ ऐसे स्कोर मिलते हैं। गीकबेंच 6 के अंदर हमारे पास ये स्कोर आया था, सिंगल कोर मल्टी कोर का, और ग्राफिक क्वालिटी का स्कोर भी देख सकते हो। इसके अलावा PC मार्क 10 के अंदर हमें ये स्कोर मिल रहा था, एंड क्रॉस मार्क के अंदर भी भाई काफी सही स्कोर निकाल के दे दिया इसने। बाकी 3D मार्क टाइम्स का स्कोर भी देख सकते हो, एंड साथ साथ VR मार्क के अंदर भी हमें काफी तगड़ा स्कोर निकाल के दे दिया। मतलब जो CPU GPU इसके अंदर मिल रहा है उस हिसाब से पावर तो पूरी है भाई। अब अगर स्टूडेंट के हिसाब से देखें तो आराम से तुम इस लैपटॉप के अंदर कोडिंग प्रोग्रामिंग वगैरह करनी हो, या फिर प्रेजेंटेशन बनानी हो, PPT बनानी हो, या फिर ऐसे पार्क के अंदर बैठ के टाइम पास करना हो, कंटेंट कंजम्पशन, या कुछ भी ब्राउजिंग वाउजिंग वाले काम करने हो, बहुत ही तगड़े हो जाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा पावरफुल CPU है भाई, एकदम मजा आ जाएगा। और अगर प्रोडक्टिविटी वाले काम करने हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, या फिर कोई भी ऐसे तुम्हें मतलब तगड़े लेवल का काम करना है, फोटो एडिटिंग तो किसी भी लेवल की हो जाती है, बट अगर वीडियो एडिटिंग करनी है तो मैंने इसके अंदर जितना भी टेस्ट किया 4K मीडियम लेवल तक ये आराम से करवा देगा, और 1080p में तुम किसी भी लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो भाई। बट 4K हाई मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि भाई वो डिपेंड करता है कि तुम कितनी लेयर चढ़ा रहे हो। 3-4 लेयर तक तो ये आराम से झेल लेगा, एंड उससे ज्यादा मेरे हिसाब से ना ही करो तो बेटर है, क्योंकि फिर मल्टीपल इफेक्ट्स वगैरह चढ़ जाएंगे तो लैग आ सकता है। बाकी ओवरऑल ये मान के चलो कि CPU पावरफुल तो बहुत ही ज्यादा है, तो एक अच्छा खासा YouTube करियर बना देगा तुम्हारा बाकी अगर तुम आफ्टर इफेक्ट्स भी करते हो तो अगेन वो भी 1080p में तुम किसी भी लेवल के कर लो, बढ़िया हो जाएंगे एकदम। 6GB की VRAM है, फायदा तो मिलेगा ही ना बाकी अगर फिर भी तुम्हें और ज्यादा ग्राफिक ओरिएंटेड काम करने हैं, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर, ब्लेंडर, या फिर गेम डेवलपमेंट वगैरह, या फिर VFX जैसे काम करने हैं, तो भाई 3050 के हिसाब से मैं इतना ज्यादा रिकमेंड तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो ये कॉलेज लेवल तक तुम्हारे हर काम को निकाल देगा, और है भी एक बजट गेमिंग लैपटॉप। कॉलेज लेवल तक तुम सब कर सकते हो, AutoCAD वगैरह चलाना हो या कुछ भी करना हो। बट अगर बहुत ज्यादा तगड़े एनिमेशन लेवल तक जाना है ना, तो फिर मैं थोड़ा कम रेकमेंड करूंगा। तो अपने काम के हिसाब से देख लेना भाई, अगर और भी ज्यादा हाई लेवल काम करने हैं तो 4050 के लिए भी जा सकते हो। इसके अंदर 4050 और 4060 दोनों वेरिएंट्स आते हैं, यूज देखना पड़ेगा। मतलब मोटा मोटा तो तुम्हें अब आते हैं अपने गेमिंग वाले लोग, तुम्हारे लिए मैंने करे हैं गेम टेस्ट, तो उस पर नजर डालो भाई। पहले हमने CS2 टेस्ट किया, बिल्कुल एकदम वेरी हाई प्रीसेट पे, फुल जितना हम कर सकते हैं। 1080p पे तो हो ही रही है टेस्टिंग, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास FPS ठीक आ रहे हैं, 100 के आसपास टच हो रहे हैं, कभी कभी 120-130 तक भी जा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से भाई परफॉर्मेंस बढ़िया आ रही है। और 85 वोट तक अपना GPU कंज्यूम हो रहा है, मतलब इस वाले गेम ने अच्छी खासी पावर ड्रॉ करी है। एंड इस वजह से देख सकते हो टेम्परेचर अपने 80-82 डिग्री तक चले गए, क्योंकि GPU ने पावर ज्यादा ड्रॉ करी है। GTA 5 टेस्ट करा हमने बिल्कुल वेरी हाई के प्रीसेट के ऊपर है, और यहाँ देख सकते हो तुम हमारे पास FPS आ रहे हैं 60, 70, 80 तक FPS आ रहे हैं, कभी कभी 90 भी टच हो रहे हैं, बट 80-85 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहे हैं ज्यादातर। एंड टेम्परेचर भी मुझे ठीक लगे, 70-72 डिग्री के आसपास अपने CPU के टेम्परेचर आ रहे थे, क्योंकि रूम टेम्परेचर भी 26 डिग्री 27 डिग्री के आसपास हमारा मेंटेन था। अगर ज्यादा हाई रूम टेम्परेचर पे ये गेम वेम खेलते हो, AC वेसी बंद रहता है, तो फिर ज्यादा हाई टेम्परेचर भी जा सकते हैं। वैलोरेंट टेस्ट की हमने बिल्कुल फुल हाई सेटिंग्स को रख करके, और यहाँ पर हमारे पास FPS आ रहे थे 220-230 के आसपास, बढ़िया टच हो रहे थे। और टेम्परेचर वगैरह तुम्हारे सामने सारी चीजें। ये चीज ध्यान रखना कि रूम टेम्परेचर 25-26 डिग्री था हमारा, तभी हमें इतने अच्छे टेम्परेचर मिले। अगर इससे ज्यादा रूम टेम्परेचर होगा तो 90 डिग्री तक भी टेम्परेचर जा सकते हैं, क्योंकि वैलोरेंट अच्छा खासा हीट कर देता है लैपटॉप को। और CPU की तुम देखो ना वोल्टेज, भाई 70 वोल्ट तक मैक्सिमम CPU को पुश कर दिया इसने। CPU पावरफुल है, इसका मतलब ये तो पता चल गया। देन फार क्राई 6 टेस्ट की अल्ट्रा प्रीसेट पे, और अल्ट्रा प्रीसेट के हिसाब से 60-70 FPS तक बढ़िया मेंटेन हो रखे थे अपने, मतलब 70+ भी जा रहे थे, जो कि इस गेम के हिसाब से काफी सही FPS है हमारे। बाकी सारे स्टैट्स तुम्हारे सामने है, सारी CPU
सीपीयू की पावर वोल्टेज वगैरह देख लो और टेम्परेचर भी साथ साथ देख ही सकते हो। देन RDR2 टेस्ट किया हमने अल्ट्रा प्रीसेट के ऊपर एंड यहाँ पर हमें देख सकते हो 50 के आसपास FPS मिल गए, जो कि अल्ट्रा प्रीसेट पे काफी सही मानता हूँ मैं मतलब 6GB का जो 3050 है वो पावरफुल है। और यहाँ पर तुम देख सकते हो वोल्टेज भी 90 वोल्ट तक अपनी पावर ड्रॉ हो गई और 95 तो इसकी मैक्सिमम वोल्टेज ही है। तो मतलब CPU GPU जो लगा रखे है ना वो अच्छे खासे तरीके से पावर ड्रॉ करते हैं और काम भी तगड़ा करते हैं। देन गॉड ऑफ वॉर टेस्ट किया और यहाँ पर साइड बाय साइड देख सकते हो DLSS ऑन ऑफ करके कैसे हमें मिलता है चेंज। अल्ट्रा प्रीसेट था ये ध्यान रखना, तो अल्ट्रा प्रीसेट के हिसाब से FPS मुझे बिल्कुल सही लगे और DLSS से हमारा 5-10 FPS का बूस्ट आराम से आ रहा था, तो वो भी एकदम बढ़िया काम कर रहा है मतलब। और GPU ने इस वाले गेम में भी 90 वोल्ट तक पावर ड्रॉप कर दी है, इसलिए टेम्परेचर भी 80 डिग्री अबव चले गए। देन कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन टेस्ट किया हमने और यहाँ पर भी DLSS बंद और चालू करके देख सकते हो कितना फर्क पड़ता है। ये भी मैंने अल्ट्रा प्रीसेट पे ही टेस्ट किया, एक्सट्रीम पर नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, इसलिए मैंने अल्ट्रा पे कर दिया। एंड अल्ट्रा प्रीसेट के हिसाब से काफी सही FPS निकाल दिए, 70-80 बिना DLSS के आ रहे हैं भाई, क्या चाहिए। और DLSS लगाते के साथ 100 तक चले गए FPS, तो DLSS बढ़िया काम कर रहा है इस वाले गेम में। तो DLSS के थ्रू अल्ट्रा प्रीसेट पे हम ई स्पोर्ट्स गेमिंग का मजा भरपूर उठा सकते हैं वॉरज़ोन के अंदर। एंड टेम्परेचर इस वाले गेम में भी 81-82 डिग्री तक फ्लक्चुएट कर रहे थे। देन स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस टेस्ट किया और यहाँ पर हमने वेरी हाई प्रीसेट रखा था और यहाँ देख सकते हो कि DLSS को ऑन ऑफ करके कितना फर्क पड़ता है। वैसे सही बताऊं तो DLSS ऑन करके ना FPS थोड़े कम हो गए थे। अब पता नहीं है क्या चक्कर था इस वाले गेम में ही ऐसा कुछ हुआ, बाकी गेम्स में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आया था हमको। बाकी फिर मैंने रे ट्रेसिंग ऑन करके टेस्ट किया, रे ट्रेसिंग भी हाई पर रखी हुई थी, तो उसके साथ भी हमें 40-50 FPS निकाल दिए, जो कि काफी अच्छी चीज है। मतलब रे ट्रेसिंग हाई करके वेरी हाई प्रीसेट पे इतने सही FPS और DLSS ऑन करके देख सकते हो कुछ खास फर्क हमें पड़ा नहीं। तो स्पाइडरमैन के अंदर DLSS का इतना ज्यादा अच्छा फर्क पड़ नहीं रहा था, बाकी वैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस सही निकाल के दे रहा था ये ग्राफिक कार्ड इस गेम के हिसाब से। देन पूरा एकदम पावर टेस्ट करने के लिए साइबरपंक टेस्ट कर दिया भाई मैंने, और उसके अंदर देख सकते हो कि टेम्परेचर अपने बहुत ज्यादा हाई नहीं गए और DLSS के साथ साथ भी देख सकते हो कि अच्छा खासा फर्क आ रहा था, 10 से 15 FPS अपने अच्छे से बूस्ट हो रहे थे, जो कि एक अच्छी चीज भी है। और इसके बाद मैंने रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे कर दिया, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। रे ट्रेसिंग के साथ 10-15 FPS थे जो कि बिल्कुल भी प्लेएबल नहीं थे, बट जैसे ही हमने DLSS को ऑन कर रखा साइड बाय साइड देख सकते हो कि 30 FPS तक टच हो गए। तो DLSS के साथ मतलब प्लेएबल बन जा रहा है ये गेम, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो 3050 वाला अपना जो ये 6GB का ग्राफिक कार्ड है ये अल्ट्रा प्रीसेट पे साइबरपंक खिला देगा। तो यार 74,000 का प्राइस है अपने इस 3050 वाले वेरिएंट का अभी करंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर सिर्फ लोक सीरीज के अंदर ही देखें तो इतने सारे वेरिएंट्स है कि भाई अच्छा कंफ्यूज हो जाए। मैं थोड़ा सा तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करता हूँ। सही 5000 कम में तुम्हें सेम ग्राफिक कार्ड के साथ i5 12450HX वाला प्रोसेसर मिल जाएगा। अब जनरेशन का ही फर्क है, बाकी लैपटॉप्स दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है। एंड लास्ट ईयर जो हमने रिव्यू किया था 12450H वाला लोक जिसके अंदर 3050 6GB आता है, वो वाला लैपटॉप ऑलमोस्ट सिमिलर ही प्राइस पे मिल रहा है, 2-4 हजार का ही फर्क है उसमें भी। H और HX वाले दोनों लोक का प्राइस सिमिलर है। तो मैं यही कहूंगा कि जो पुराने वाला लोक है उसे आप प्रेफर मत करना, क्योंकि उसके अंदर हमें 45% NTSC वाली डिस्प्ले मिलती है। एंड इसके अंदर भाई एक तो डिस्प्ले बढ़िया आ गई 100% sRGB, ऊपर से जो कोल्ड फ्रंट हाइपर चैम्बर की टेक्नोलॉजी है तो इसके थर्मल्स उससे ज्यादा इंप्रूव्ड हो गए और रीडिजाइंड है पूरा एकदम। भाई ये ज्यादा बढ़िया लगता है लुकिंग में, मतलब वो सब्जेक्टिव पार्ट हो सकता है, बट ओवरऑल ये वाला लेने में ही फायदा है क्योंकि चीजें ज्यादा मिल रही है। बाकी अगर बजट कम ही है ना तो फिर भाई सीधा 60,000 वाला जो 12450HX के साथ 2050 और जो इंटेल आर्क वाला वेरिएंट है उसे प्रेफर करो। पैसे बचाने हैं तो ढंग से ही बचाओ ना। बाकी एक और लैपटॉप है जो ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में तुम्हें फुल फ्लेजेड 140 वोट वाला 4050 दे रहा है i5 12 जनरेशन के साथ। उसका रिव्यू बहुत जल्द आने वाला चैनल पे, मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाली थी, तो थोड़ा रुक जाओ, रिव्यू आने दो। उसमें थोड़ी बहुत कमियां भी हैं और थोड़ी अच्छी चीजें भी हैं, तो उन सब के बारे में मैंने बात करी है। तो मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगा कहीं पर, कमेंट सेक्शन वगैरह में देख लेना। तो इसी बात पे सब्सक्राइब भी कर दो ताकि वीडियो मिल जाए। इन सब अच्छी चीजों के बाद भी अपनी लोक सीरीज के अंदर अभी रिसेंटली एक दिक्कत फेस होनी शुरू हुई है लोगों को। मदरबोर्ड डेड हो रहा है लोगों का जैसे जैसे यूज कर रहे हैं। काफी लोगों ने ट्वीट किया, काफी लोग मेरे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता रहे थे कि भैया ये दिक्कत आ रही है। तो वो सब देखते हुए फिर मैंने रिसेंटली एक कम्युनिटी पोस्ट डाली जिससे मुझे पता चल जाए कि भाई कितने लोगों को फेस हो रहा है। एंड 66% लोगों ने कहा कि हाँ उन्हें दिक्कत आ रही है। बट कमेंट्स में काफी लोगों का ओपिनियन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। कुछ लोगों ने कहा कि हमें बैटरी की दिक्कत आ रही है, मदरबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। एंड कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें मदरबोर्ड डेड का इशू फेस हो रहा है। कस्टमाइज्ड वाला जो लैपटॉप है उसमें दिक्कत आ रही है, जैसे अगर तुम लेनोवो की वेबसाइट से कस्टमाइज करके बाय कर रहे हो तो ये दिक्कत लोगों को फेस हो रही है। बट कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये दिक्कत स्टोर वाले वेरिएंट और कस्टमाइज दोनों पर है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जैसे ये 13 जनरेशन और 14 जनरेशन में आ रहा है, 12 जनरेशन वाला जो लोग है तो उसमें इशू नहीं आ रहा। बट फिर उनको काउंटर करते हुए कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई 12 जनरेशन वाले लोग में भी इशू है। तो बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड ओपिनियन है। कुछ मतलब ऐसे कंफर्म नहीं है कि भाई कौन से पर्टिकुलर लैपटॉप
लैपटॉप में ये इशू आ रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए मुझे यही लगा कि ये जो नए वाले लॉक सीरीज है ना, मतलब जितने भी ये वाले वेरिएंट आए हैं उन सब में ही लोगों को इशू आ रहा है। किसी को 14 जनरेशन, किसी को 13 और किसी को 12 जनरेशन में भी आ रहा है। रेडिट पर भी बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो 2-3 महीने से मैंने भी इसके 2-3 वेरिएंट यूज करे हैं, टेस्ट करे हैं, और इस वाले लैपटॉप को भी मैं 15 दिन से यूज कर रहा हूँ। मुझे अभी तक मदरबोर्ड डेड का इशू नहीं आया। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई तुम्हें नहीं आ सकता, हो सकता है कि विद यूज 1 महीने 2 महीने में आ जाए, बट अभी 15 दिन के अंदर मुझे कोई इशू फेस नहीं हुआ। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई ये इशू नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि स्पेसिफिक कुछ लैपटॉप्स के अंदर ये इशू आया है जो लोगों को डिलीवर हुए हैं। बाकी लोगों के बढ़िया भी चल रहे हैं। ऐसे काफी लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया कि भाई 2-3 महीने से यूज कर रहे हैं और उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। बैटरी का इशू फिर भी लोगों को आ रहा है कि काफी ज्यादा जल्दी ड्रेन हो रही है, और पता नहीं इन्होंने किस तरीके से ऑप्टिमाइज करी है कि वो 1-1.5 घंटे का बैकअप भी बड़ी मुश्किल से दे रही है लोगों को। बट हाँ, गेमिंग या फिर कोई हैवी टास्क वाले काम बैटरी पे मत करना, क्योंकि उससे इफेक्ट आ जाता है। जो भी अगर तुम हैवी टास्क करने वाले हो वो पावर लगाकर ही करना। एंड हो सकता है इस वजह से भी कुछ लोगों को मदरबोर्ड डेड का इशू आ रहा हो, क्योंकि बैटरी सीपीयू और जीपीयू की जो पावर है उसको मीट नहीं कर सकती है। तुम्हें उसके लिए एक पावर सोर्स लगाना ही पड़ेगा। बाकी मैं भी अपनी तरफ से ट्राई करूंगा, मिलकर ब्रांड को एस्केलेट करेंगे ये इशू कि भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और जिन लोगों को भी मदरबोर्ड डेड का इशू आ रहा है उनके या तो यूनिट्स को रिप्लेस किया जाए या फिर मतलब कुछ तो सोल्यूशन निकले, क्योंकि भाई 70-80 हजार रुपए लोग खर्च करके लैपटॉप खरीद रहे हैं। भाई ऐसे कैसे चलेगा? तो एक काम कर सकते हैं हम, ट्विटर पे आ जाओ, ट्वीट करते हैं। जिन लोगों को भी दिक्कत फेस हुई है तुम स्क्रीनशॉट्स डालो या फिर अपनी फोटो वोटो डालो लैपटॉप के खराब होने की, मैं उन्हें रीट्वीट करूंगा। ये मेरा ट्विटर हैंडल यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा। एंड जो भी लोग प्लान कर रहे थे लॉक सीरीज को लेने का, मैं ये कहूंगा कि देखो अगर ये बहुत ही ज्यादा आ रहा है लोगों को इशू, तो भाई थोड़ा वेट कर लो, ब्रांड को एक बार फिक्स करने दो इसे, फिर तुम अपनी डिसीजन बना सकते हो। नहीं तो फिर किसी और ब्रांड की तरफ जाओ, अपने हिसाब से जो भी तुम्हें सही लगे वो डिसीजन तुम ले सकते हो। तो डिसीजन तुम्हारा। मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सारे लैपटॉप्स के लिंक डाल के दे दूंगा, अपने हिसाब से प्राइस वाइज चेक करके प्रेफर कर लेना, और लेनोवो की वेबसाइट का भी दे दूंगा, कस्टमाइज करके अगर बाय करना हो तो वहां भी चेक कर सकते हो। जहां बढ़िया प्राइस लगे वहां से खरीद लेना।